चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट के साथ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में समझते हैं कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जब आप इकोनॉमिक्स में कॉस्ट की बात करते हो तो ब्रॉडली उसके अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तीसरा मिनिमम प्रॉफिट। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं वर्ड डिस्कस करने जा रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे सारे खर्चे जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है आउटसाइडर को, वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। फॉर विच फर्म मेक्स payment to the outsider, for which firm makes payment to outsiders। एग्जाम्पल के तौर पर आप रेंट पे कर रहे हो, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आप स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट इज मेड टू द आउटसाइडर। क्योंकि हम इसमें पेमेंट करते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस वजह से इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम रिकॉर्ड भी करते हैं और जिसकी वजह से इसका नाम पड़ जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या पड़ जाता है इसका नाम, अकाउंटिंग कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या है, फॉर विच फर्म मेक्स पेमेंट टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर को जिसके लिए पेमेंट की जाती है वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। और क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयरफॉर इट इज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट एज वेल। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला, ये मुझे बोर्ड पे से लिखने दो फिर मैं आपको समझाता हूं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय ओनर। अब ये क्या है, आइए जरा देखते हैं। सपोज एक डॉक्टर है, डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, रेंट पे नहीं है, खुद ने घर पे ही रेजिडेंट कम ऑफिस बना रखा है, खुद का ही क्लिनिक है, अपने घर पे ही बना रखा है। अब वहां पर वो डॉक्टर भी खुद है, मालिक भी खुद है, रेंट भी नहीं देना पड़ा क्योंकि जगह भी खुद की है, लेबर भी खुद, ओनर भी खुद, और रेंट भी हमें कोई पे करने की जरूरत नहीं है। अब वो जो क्लिनिक उन्होंने अपने घर पे बना रखा है तो ऑब्वियसली वो अपने आप को रेंट पे नहीं करते होंगे। बट अगर वो क्लिनिक कहीं और ओपन करें, अपनी जगह में रन ना करें, तो उन्हें रेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बस इतना सोचो। आपने अपने घर पे क्लिनिक ओपन कर रखा है तो आपको कोई रेंट नहीं देना, बट अगर यही क्लिनिक आप कहीं और ओपन करो, किसी और स्पेस पे, किसी और जगह पर ओपन करो जो आपकी खुद की नहीं है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसका रेंट, जो अभी आपको पे नहीं करना पड़ा। अगर वो जगह आपकी खुद की ना हो, जहां पर आपका भी क्लिनिक है, जहां डॉक्टर का भी क्लिनिक है, वो कहीं और हो, वही स्पेस, उतनी ही जगह अगर हम कहीं और ले, तो हमें एस्टिमेटेड रेंट कितना पे करना पड़ेगा। अनडाउटेडली जो अभी हम पे नहीं कर रहे, वो एक एस्टिमेटेड रेंट जो अभी हमें नहीं पे करना पड़ा क्योंकि जगह हमारी है, बट पे करना पड़ता अगर जगह हमारी नहीं होती, वो एस्टिमेटेड रेंट कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने एक दुकान खरीद ली, छोले भटूरे बेचना चालू। अब छोले भटूरे बेचना चालू किए, चंदनपुर दारते स्पेशल छोले भटूरा। अब अच्छी दुकान चल रही है, बड़ा फर्स्ट क्लास बिजनेस है। चलिए कम टू द पॉइंट, दुकान खरीद ली,
दुकान उसमें अपना छोले भटूरे बेचना स्टार्ट किया, क्या उसका रेंट देना पड़ेगा? सर नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? सर जगह आपकी है। बट अगर देना पड़ता, एस्टिमेट करो, अगर देना पड़ता तो कितना देना पड़ता? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय ओनर। अभी वो इनपुट्स ओनर के हैं, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे कि ठीक है ये चीज हमारी खुद की है तो हमें इसका खर्चा बियर नहीं करना पड़ रहा, बट अगर बियर करना पड़ता तो कितना खर्चा बियर करना पड़ता? दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। नो पेमेंट इज मेड टू द आउटसाइडर्स। हम आउटसाइडर्स को किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करते। इस वजह से नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इस वजह से इसको बोला जाता है नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको? नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। इसके दूसरे नाम भी होते हैं नोशनल कॉस्ट, या आप कह सकते हो एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सारे इसी के नाम हैं। इसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते। खैर इकोनॉमिक्स में इसकी रेलिवेंसी और कहीं रेलिवेंसी है भी नहीं कि ठीक है यार ये जगह मेरी है, मैं एज ए टीचर अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं तो मुझे अपने आप को पेमेंट नहीं करनी। बट अगर मैं अपनी जगह कोई और टीचर ले आऊं तो मुझे उनको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट। तो कितनी पेमेंट करनी पड़ती? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। जस्ट आप थिंक करते हो, सोचते हो, एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हो। चलो, मिनिमम प्रॉफिट। देखो भाई, कोई भी पर्सन कोई भी काम धंधा करता है तो उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये मेरे खर्चे हैं, ये इतना तो मुझे कम से कम इस बिजनेस से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज मेरे खुद के सारे खर्चे मिला मिलू के 50,000 रुपए महीना। अगर मुझे टीचिंग प्रोफेशन से 50,000 रुपीज की भी अर्निंग नहीं होगी तो क्या मैं टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू करूंगा? नहीं करूंगा। उस केस में आई विल गो फॉर ऑल्टरनेटिव। मैं कोई ऑल्टरनेटिव अरेंज करूंगा जहां से कम ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स खुद की पूरी हो सके। कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसको कुछ एक मिनिमम अमाउंट चाहिए टू सस्टेन, कि वो गिवन बिजनेस ही कंटिन्यू करता रहे। अगर वो उसे मिनिमम मुनाफा नहीं मिलेगा, वो मिनिमम प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, तो वो उस गुड्स के अंदर, उस सर्विसेज में डील नहीं करेगा, वो किसी और बिजनेस पर शिफ्ट होने की सोचेगा। तो हो सकता है वो शिफ्ट हो भी जाए। तो मिनिमम प्रॉफिट क्या होते हैं? दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, क्या बोला मैंने? दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स विच द प्रोड्यूसर मस्ट गेट। दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच द प्रोड्यूसर मस्ट गेट टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ गिवन गुड, कि वो गिवन गुड की ही प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता रहे। इसके लिए वो प्रॉफिट जो एक प्रोड्यूसर को जरूर मिलने चाहिए, कम से कम मिलने चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मिनिमम प्रॉफिट्स। दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स which the producer must get, which the producer must get continue the production of given good and do not shift on production of another good. Do not shift on production of another good. वो मुनाफा जो कम से कम मिलना चाहिए ताकि वो गिवन गुड्स की ही प्रोडक्शन करता रहे। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड मिनिमम प्रॉफिट्स। इन तीनों को सम करके आपने 10,000 की पेमेंट करी, आपने जो खुद इनपुट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, सपोज वो 8,000 रुपए के, 10 और 8
18 और आप खुद 7,000 रुपए प्रॉफिट चाहते हो, तो 10, 8, 18 और 7, 25, तो आप कहोगे आपकी कॉस्टिंग कितनी है? 25। इकोनॉमिक्स के अंदर द कॉस्ट इज द सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड मिनिमम प्रॉफिट्स. डायरेक्ट एक्सपेंडिचर फॉर विच फर्म मेक्स पेमेंट टू द आउटसाइडर्स. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर estimated value of inputs provided by the owner and the minimum profit, that amount of profit which the producer must get to continue the production of given good and do not shift the production to another good. ठीक है, इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट, इसका दूसरा नाम नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट. ठीक है जी. चलिए, अब कई बार आपसे वो पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट. कॉस्ट नहीं लिखा, क्या लिखा है? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट. देखिए, ये जो आपने वर्ड्स पढ़े हैं, इन्हीं के टेक्निकल नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट. इकोनॉमिक्स की टर्म्स, अभी तो मैं आपको बड़ी लेमैन लैंग्वेज बता रहा था, आम आदमी की भाषा में. अब ये मैं आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बता रहा हूं. मिनिमम प्रॉफिट्स को टेक्निकल इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स. जब उसने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, तो आपने नॉर्मल आंसर लिख दिया, इट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड मिनिमम प्रॉफिट. बट अगर वो कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट, स्पेसिफिक डेफिनेशन वो आपसे चाह रहा है, तो यू विल राइट डाउन इट इज अ सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, implicit cost and what? Normal profits. तो आपको ध्यान से देखना है कि उसने क्या टर्म पूछा आपसे. उसने आपसे कॉस्ट पूछा है या उसने आपसे इकोनॉमिक कॉस्ट पूछा है? कॉस्ट पूछा है तो अकॉर्डिंगली यू विल आंसर. इकोनॉमिक कॉस्ट पूछा है तो अकॉर्डिंगली यू विल आंसर. इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्लियर है ना आपको? वो उसमें डाउट हो सकता है. क्या था? जो ओनर अपने घर से इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए उसे पेमेंट नहीं करनी पड़ रही, वो कॉस्ट हम एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअल नहीं होती, एस्टिमेट करते हैं, सोचते हैं, वो क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. तो अगर आपसे पूछा जाए कॉस्ट क्या है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में आपको डिफरेंशिएट करके चलना है. नोट कर लीजिए फटाफट इसको.